19 साल का हैंडसम लड़का रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है और वो जैसे ही फ़ोन रिसीव करता है, फ़ोन पर एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ आती है, मुझे तुमसे मिलना है, तुम कहाँ हो। रात तकरीबन 10 बज रहे थे। लड़का कहता है, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। अचानक से तुमने कैसे याद किया। प्रेमिका कहती है, बस तुम्हारी याद आ रही थी, जाने से पहले मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। लड़का कहता है, क्यों नहीं, तुम कहो तो तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं। अब लड़का बस इतना सुनता है कि उसकी प्रेमिका ने बुलाया है। पूछता है कहाँ आना है। वह कहती है, गांव के पास कुछ दूरी पर एक गुमती है, गुमती के पीछे आ जाओ, वहीं मुलाकात करते हैं और फिर तुम अपने सफ़र पर चले जाना। साथियों, जैसे ही लड़का वहाँ पहुँचता है सफ़र तय करके, उसे दिल्ली जाना होता है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से मिलने को बेताब होता है क्योंकि प्रेमिका का मीठा सा एक फ़ोन आया था। उस मीठी सी फ़ोन पे मीठी सी जो बोल थी उसे सुनकर वो बेताब हो जाता है और मिलने के लिए बिना किसी को बताए अपने प्रेमिका के गांव के पास चला जाता है। और साथियों, जैसे ही वहाँ जाता है तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसका अंदाज़ा उस लड़के जिसका नाम सूरज रहता है, सूरज को नहीं था। और सूरज को जाना था दिल्ली। और फिर एक ऐसा कत्ल होता है जिसकी आवाज़ दूर दूर गूंजने लगती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तभी एक खुलासा होता है और खुलासा इतना हैरान कर देने वाला होता है कि वाकई में जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं विशु राय। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और सुरक्षित रह सकें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। बिहार में एक जगह लगती है लखीसराय। लखीसराय में एक लड़का जिसका नाम सूरज रहता है। सूरज की उम्र 19 साल रहती है। सूरज सूर्यगढ़ थाना के क्षेत्र का रहने वाला होता है। वह कमाने के लिए दिल्ली जाने वाला था। जैसे ही 18 जुलाई को रात को वह घर से कहता है कि वह नाना के पास जा रहा है, वहाँ से वह ट्रेन पकड़ेगा और फिर निकल जाएगा अपने यात्रा पर कमाने के लिए। लेकिन साथियों, अगले ही दिन सुबह खबर आती है कि झाड़ियों में उसकी लाश मिली है। अब यह बात जब परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था। वो पुलिस को बताते हैं कि साहब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, वो लड़का मेरा नहीं है, मेरा लड़का तो दिल्ली गया हुआ है, कल रात में ही उसकी ट्रेन थी। पुलिस कहती है, नहीं, हमने पूरी जांच पड़ताल की है, ये लड़का आप ही का है, नाम इसका सूरज बताया जा रहा है। अब घर वालों को यकीन नहीं होता है। उसके पिताजी अपने परिवार के साथ जब पोस्टमार्टम हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अब वह बिल्कुल निश्चिंत थे कि उनका लड़का तो दिल्ली गया हुआ है, लेकिन बार बार वो फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब इधर थोड़ी तकलीफ़ में आते हैं। पोस्टमार्टम हाउस के पास भीड़ लगी हुई थी और इधर चेहरे पर सफ़ेद चादर ढकी हुई थी और एक प्लास्टिक के बोरियों में पैक। अब यह जाते हैं, बताते हैं कि साहब मैं ही उस सूरज का पिता हूँ जिसको आपने फ़ोन किया था, मुझे डेड बॉडी देखनी है। जब डेड बॉडी देखते हैं तो वह बेहोश होकर गिर जाते हैं। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का सूरज रहता है जो दिल्ली जाने वाला था। अब वह बेहोश होकर गिर जाते हैं और जैसे ही होश आता है लोग पानी वगैरह छिड़कते हैं तो उसके पिता बताते हैं कि मेरा लड़का तो दिल्ली जा रहा था, यहाँ कैसे पहुँचा, घर से इतनी दूर, स्टेशन से इतनी दूर, उसे किसने बुलाया, कैसे उसकी हत्या हो गई। अब इधर साथियों, पोस्टमार्टम के पास अब उसके रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। शोर शराबा होता है। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर शांत कराती है और कहती है बहुत जल्द खुलासा होगा। और फिर 24 घंटे के बाद पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। दरअसल साथियों, सूर्यगढ़ी के पास के ही एक गाँव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम खुशी रहता है। खुशी भी 20 से 21 साल के आसपास की रहने वाली होती है। खूबसूरती इतनी ज़्यादा कि जो भी उसे देखता है बस सोचता कि काश मेरी शादी इससे हो जाती है। लेकिन खुशी
सबके लिए खुशी नहीं बनती है। तभी एक रिश्ता उसके घर जाता है। कुछ लोग बताते हैं, जो अब बिचौलिए होते हैं, कि एक लड़का है जो कोलकाता में नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसे कमाता है, जिसका नाम दीपक रहता है। दीपक वहाँ मजदूरी करता है। अब लड़की की शादी दीपक के साथ तय कर दी जाती है। दोनों को एक जगह बुलाया जाता है और दोनों परिवार मिलते हैं। लड़का लड़की को देखता है, खुशी को, और खुशी दीपक को देखती है। अब दोनों से पूछा जाता है कि क्या तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? खुशी कहती हाँ, मुझे लड़का पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और साथियों अब दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों की कुछ दिन बाद ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद दीपक बेहद खुश रहता है। दीपक की वो खूबसूरत बीवी, जो उसके आसपास क्षेत्र में भी नहीं थी, इतनी वो खूबसूरत थी। अब दीपक अपने पत्नी से बेहद प्यार करने लगता है। जो चाहिए था उसे लाकर, मटन चिकन सारी चीज़ें जब भी खुशी कहती थी, उसकी खुशियों के लिए दीपक लाकर घर में रख दिया करता था। कुछ दिन गुजरता है। दीपक कहता है कि मैं अब कमाने जा रहा हूँ, क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं और अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पत्नी कहती है कितना अच्छा मेरा पति है, काफ़ी समझदार है। कहती है ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अब जैसे ही वह कोलकाता जाता है, वहाँ कमाता है और फिर कुछ दिन बाद घर लौटता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पत्नी बेहद खुश थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कुछ दिन गुजारने के बाद फिर से वो कोलकाता चला जाता है। इसी दौरान पत्नी कहती है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कोलकाता चले गए हो, तुम्हारे बिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दीपक कहता है काम करो, तुम कुछ दिन के लिए मायके चले जाओ, अपने माँ के पास। अब खुशी को और क्या सुनना था, उसकी खुशियों के लिए बस यही सुनना था कि तुम मायके चले जाओ। अब वो खुश हो जाती है। अगले ही दिन अपना बैग पैक करती है और फिर अपने घर वालों को बुलाकर अपने माँ के पास चली जाती है, मायके। साथियों जब वह मायके चली जाती है तो वहाँ 2-3 दिन गुजारती है। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है मायके के ही पास रहने वाले एक लड़के सूरज से। सूरज से आते जाते जब उसकी मुलाकात होती है तो दोनों बातचीत करने लगते हैं। सूरज भी काफ़ी हैंडसम लड़का रहता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। सूरज इधर अविवाहित लड़का, बेहद नौजवान लड़का। बातचीत होती है तो वह खुशी से बातचीत करता है तो काफ़ी प्रभावित होता है। अब उस खुशी जो है उसके दिल में बैठ जाती है, उसकी नज़रों में, निगाहों में बैठ जाती है। अब वह जब भी रात होती वो खुशी के बारे में सोचने लगता है। सोचता काश इससे मेरी शादी हो गई होती, लेकिन शादी तो इसकी किसी और से हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसे टूट कर पसंद करने लगता है, चाहने लगता है। इधर खुशी से कई बार मिलता जुलता बातचीत होती। अब खुशी का भी मन डोल जाता है। अब वो बदल जाती है, उसके अंदर बदलाव आ जाता है और फिर वो सूरज को अपना नंबर दे देती है और सूरज भी उसे अपना नंबर दे देता है। इधर सूरज और खुशी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का दौर जारी रहता है। इधर खुशी अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन ससुराल गुजारती है, फिर पति आता है और पति के साथ घूमने के लिए जाती है। जैसे ही पति कोलकाता जाता है वैसे ही वह अपने माँ के पास चली जाती है, मायके। मायके जाने के बाद वो सूरज को फ़ोन करती है और सूरज से फ़ोन करके कहती है कि आ जाओ, मैं मायके आ गई हूँ। अब छुप छुप कर वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सूरज खुशी को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे ढेर सारा पार्टी देता है, फास्ट फूड खिलाता है। उसके बाद अपने घर चला जाता है। अब इस बीच कई बार वह जब ससुराल में होती है तो दोनों की बातचीत होती थी फ़ोन पर। चोरी से घर परिवार वालों के छुपके से खुशी उसे बुला लेती है और बुलाकर उससे मिलती। जैसे ही 10-15 मिनट मुलाकात होती, खुशी अब बहाना करके वहाँ से अपने घर चली जाती। एक दिन जब सूरज उससे मिलता है तो कहता है कि नहीं, एक काम करो, तुम फिर से मायके आ जाओ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, जी भर कर तुम्हें प्यार करना है। इधर वो मायके जाती है और मायके जाने के बाद अब फिर से सूरज से एक गुप्त स्थान पर मिलती है और सूरज उसे जी भर कर प्यार करता है, जी भर कर चाहता है। जो खुशी को चाहिए होता वो सारी खुशियाँ उसे देता। साथियों कहते हैं समय बीतता जाता है। इधर एक दिन जब वो मायके जाती है और मायके जाने के बाद सूरज को फ़ोन करती है और सूरज से बातचीत करती है तो परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी बातों को सुन लेते हैं
उन्हें लगता है कि ये सूरज कौन है, किससे बातें कर रही है, कहीं वही सूरज तो नहीं है जिसे वो जानते हैं। अब उससे पूछा जाता है तो वह चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बहाना करती है और फिर से अपने घर चली जाती है। अब घर वालों को शक होने लगता है। घर वाले फिर से उसे अपने घर बुलाते हैं, मायके बुलाते हैं। मायके जाती है और फिर से मिलने के लिए जाती है, बातचीत करती है और यह बात धीरे धीरे अब आग की तरफ फैल रही थी। सभी लोग जान जाते हैं कि खुशी का किसी से अफेयर चल रहा है। अब साथियों, जैसे ही यह बात सबके सामने आती कि उसका अफेयर चल रहा है, घर वाले उसे मना करते हैं और कहते हैं सुधर जाओ, मान जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब यह बात सुनकर डांट फटकार लगाई जाती है और फिर वह अपने ससुराल चली जाती है। साथियों, ससुराल जाती अच्छा खासा जीवन जीने लगती है। छुप छुप कर फ़ोन पर सूरज से बातचीत किया करती थी। अब बातचीत थोड़ा कम हो चुका था, क्योंकि अब उसके घर वाले जान चुके थे। अब उसे अंदेशा था कि कोई घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए उसके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ससुराल वाले जान जाएंगे, उसका पति जान जाएगा दीपक, तो फिर उसका क्या हाल होगा। शायद उसे घर से निकाल दिया जाए, उसे घर से भगा दिया जाए। अब आगे क्या होगा ये खुशी को पता नहीं था। इधर सूरज कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो मुझसे दूरी बनाना तो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से अब दिल्ली जाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बगैर। अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली, अब वहीं कमाऊँगा। दोनों की जी भर के बातचीत होती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तभी जो दीपक होता है, कहीं से उड़ते उड़ते बात उसकी पत्नी खुशी की बात दीपक तक पहुँचती है। दीपक को बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है, उसका किसी सूरज नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है और तुम्हारी पत्नी उससे बातचीत करती है। अब इधर साथियों, दीपक अपने घर पहुंचता है 17 जुलाई साल 2026, यानी कि कुछ दिन पहले घर पहुंचता है। और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। छोटे मोटे झगड़े होते हैं, फिर वो पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। एक समझदार व्यक्ति दीपक काफ़ी सरल स्वभाव का रहता है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो ये सब सही नहीं है, तुम मान जाओ, समाज में बड़ी बदनामी होगी। अगर यह बात सबके सामने आ गई तो लोग क्या सोचेंगे, परिवार वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। लेकिन समझाने के बाद भी दीपक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी सुधर जाएगी। अब वो अपने कुछ रिश्तेदारों से, अपने बहनोई से बातचीत करता है। एक उसका बहनोई जिससे वह बातचीत करता है और उसे बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। खुशी किसी और गैर मर्द से बातचीत करती है और उससे मुलाकात करती है। अब उसका जो बहनोई रहता है संजीत, अब वह घर आता है और खुशी से बातचीत करता है और फिर उसके अपने पत्नी के भाई यानी कि दीपक को समझाता है, बातचीत करता है। और फिर 18 तारीख को रात को इधर सूरज घर पर कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ कमाने के लिए। वहीं नाना के घर जाऊँगा और वहीं से मैं ट्रेन पकड़ूँगा और दिल्ली निकल जाऊँगा। देर शाम जब होती है तो इधर सूरज अपने पास के नज़दीकी रेलवे स्टेशन अभयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचता है। वहाँ जाता है और जैसे ही ट्रेन का इंतज़ार करता है तभी उसके फ़ोन पर एक रिंग आती है। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है, सूरज फ़ोन रिसीव करता है। सामने से एक आवाज़ आती है, मधुर सी प्यारी सी आवाज़। और जब उस आवाज़ को सुनता है तो छटपटाने लगता है। कहता है बताओ खुशी, तुमने मुझे कैसे याद किया। खुशी कहती है बस थोड़ी सी खुशी दे दो, मैं तुम्हें आज भी भुला नहीं पाई हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मुलाकात करो। सूरज कहता है देखो मुझे दिल्ली निकलना है और मेरी ट्रेन बस कुछ ही घंटों में आने वाली है और मैं आ नहीं पाऊँगा। खुशी अपनी कसम देती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम बस एक बार जाने से पहले मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और आखिरी बार तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। अब वो कहता है ठीक है, बताओ मुझे कहाँ आना होगा। तभी जो सूरज रहता है उसे बताया जाता है कि एक पीरी बाज़ार है। पीरी बाज़ार के पास गांव से कुछ दूरी पर एक गुमती है, उसी गुमती के पीछे आओ। शायद उससे पहले भी सूरज वहाँ गया हो। सूरज कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही घंटों में सूरज वहाँ पहुँचता है, पीरी बाज़ार गुमती के पीछे वहाँ पहुँचता है और फिर वह फ़ोन करता है खुशी पर, लेकिन खुशी वहाँ मौजूद नहीं होती है और ना फ़ोन रिसीव करती है। तभी उसे लगता है कि आखिर खुशी कहाँ गई, वह तो मुझसे बात कर रही थी, रास्ते में भी बात की है, आखिर कहाँ चली गई।
अब वह परेशान होता है, जैसे ही इधर उधर देखता है तभी कुछ लोग आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कहता है मेरा नाम सूरज है और मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या काम है। अब वो कुछ बोल नहीं पाता। इसी पर कुछ लोग उसकी बेरहमी से हत्या कर गला दबाते हैं, फिर धारदार चाकुओं से उसकी हत्या करके झाड़ियों में फेंक देते हैं। अगले ही सुबह जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। अब उस लाश के बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह तो सूर्यगढ़ के पास का रहने वाला सूरज है। अब सूरज की डेड बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है, बुलाकर पोस्टमार्टम होता है और इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर हत्या क्यों की गई थी। सवाल कई थे। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि खुशी नाम की जो पूर्व प्रेमिका है, जिसका 1.5 साल से नाजायज संबंध चल रहा था, सूरज से प्यार करती थी, शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति को धोखा दे रही थी। पति को पता चल गया तो पति अपने बहनोई और अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर सूरज को अपने पत्नी से साजिश के तहत फ़ोन करवाता है और कहता है कि तुम उसे यहाँ बुलाओ वरना तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब दबाव में आने के कारण सूरज को फ़ोन करती है और उसे लास्ट मुलाकात के लिए बुलाती है। सूरज को नहीं पता था कि वह दिल्ली जाने वाला है, लेकिन अब उसका यह अंतिम समय है। उसके साथ कुछ और ही होने वाला है। उसका जीवन लीला अब समाप्त होने वाला है। साथियों, वहाँ वह पहुँचता है। उसका बहनोई संजीत और दीपक मिलकर और 2 अन्य साथी बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को फेंक देते हैं। और जब यह खुलासा होता है कॉल डिटेल्स के माध्यम से, तो पुलिस सोशल मीडिया के सामने जब हकीकत लेकर आती है तो साथियों वाकई में पुलिस सभी को गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस आगे भी जांच पड़ताल कर रही है कि शायद इसमें कुछ और मोड़ आ जाए, कुछ और लोग शामिल हो, कुछ और लोग फरार चल रहे हों। जांच पड़ताल तो पुलिस कर रही है, लेकिन पिता कहता है कि मुझे अंदेशा नहीं था कि मेरा बेटा इतना गिर जाएगा। हो सकता है कोई और बात हो, पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा तो ननिहाल जा रहा था। ननिहाल से वह अपने कमाने के लिए दिल्ली जा रहा था, वहाँ कैसे पहुँच गया इतना दूर। पिता को यकीन नहीं हो रहा है, आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उसके बेटे की मौत हो चुकी है और उसका बेटा वहाँ कैसे पहुँचा। लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है। साथियों, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा तो आना ही होता है। ना मानो तो करके देखो। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप किस शहर क्षेत्र से आते हैं, अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में और अपने शहर का नाम लिखिएगा। आने वाली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।